नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया थिंग्स में आज हम कुछ ऐसे बातें आपके सामने रखेंगे जो कि फिल्म को लेके है। और मित्रों, आप सबको पता है औरंगजेब भारत का छठा मुगल बादशाह ऐसा व्यक्ति है जिसके शासन पर अक्सर बहस होती है। कुछ लोग उसे एक धर्मनिष्ठ और धार्मिक शासक के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्य उसे एक क्रूर तानाशाह के रूप में प्रकट करती है जिसने धार्मिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की नीतियों का पालन किया। उसका शासनकाल जो 1658 से 1707 तक चला, अथक युद्ध, उत्पीड़न और नीतियों से चिन्ह था जिसने उनके साम्राज्य के बड़े हिस्से को अलग थलग कर दिया। और ये बात मैं आज इसीलिए दोहरा रहा हूं, हाल ही में आई फिल्म छावा ने उसकी विरासत के बारे में चर्चाओं को फिर से हवा दी है, जिससे लोगों को उसके शासनकाल के बारे में असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो लोग औरंगजेब को एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में महिमा मंडित करते हैं, वे व्यापक हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अनदेखा करते हैं जो उसे टिरांट और डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार एक अत्याचारी के रूप में चित्रित करते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्लिम ग्रुप्स में इस बात पर बहस चल रही है कि औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कैसे तोड़ा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल उसकी विपरीत है। लेकिन तथ्य इन ग्रुप में बताए गए तथ्यों से बहुत अलग है। अब मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं। औरंगजेब वॉज द बिगेस्ट लूजर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसने खुद अपने हाथों से अपने ही साम्राज्य को बर्बाद किया था और दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य 40 करोड़ वार्षिक राजस्व, 24 करोड़ उसे विरासत में मिला। लेकिन जब 1707 में उसकी मृत्यु हो गई, उसका यह साम्राज्य देवालिया हो गया, बिखर गया और विद्रोह से भर गया। उसकी अपने बेटों ने उसके मरने से पहले ही सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी। मराठा से लड़ते हुए 27 साल बिताए, उन्होंने कभी नहीं हरा सका। 1681 से 1707 के बीच औरंगजेब ने मराठा के खिलाफ व्यक्तिगत रूप में युद्ध का नेतृत्व किया। बीजापुर और गोलगंडा पर कब्जा किया 1686-87 में, लेकिन मराठा प्रतिरोध को तोड़ नहीं सका। मराठों ने उसके शिविरों पर छापा मारा, उसकी रसद आपूर्ति काट दी और उसे लगातार अपमानित किया। हारने वाला संभाजी महाराज 1689 के साथ इतनी बर्बर यातना के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सका और फरवरी 1689 में पकड़े गए संभाजी को 40 दिनों तक यातना दी गई, आंखें निकाल दी गई, जीभ काट दी गई, नाखून नोच लिए गए, जिंदा रहते हुए मांस नोच लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने पर जीवन दान देने की पेशकश की, लेकिन संभाजी उनके चेहरे पर थूकते हुए, ठाका मारते हुए हंसे। क्रोधित होकर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसमें मराठों के तोड़ने की बजाय उनका क्रोध और भड़क गया। राजाराम और ताराबाई द्वारा अपमानित किया गया। औरंगजेब ने सोचा कि संभाजी को मारने से मराठा प्रतिरोध समाप्त हो गया, लेकिन उसकी कैद से छूटे राजाराम ने उसकी दुर्गति कर दी। राजाराम की मृत्यु के बाद रानी ताराबाई 1700 से 1707 की लड़ाई का नेतृत्व किया और मुगलों को कुचल दिया।
1705 में ताराबाई की सेना ने दिल्ली के पास मुगल शिविरों पर छापा मारा, जिससे उसकी कमजोरी उजागर हुई। मराठों से लड़ने के चक्कर में उसने अपने खजाने के दिवालिया कर दिया। 1690 तक खजाना खाली हो गया था, मुगल सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा था और भगोड़े की संख्या बढ़ गई थी। औरंगजेब को अपने युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए अपने महल से चांदी पिघलाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इन सबके बावजूद वह मराठा पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सका। उसके अपने परिवार ने ही उसे धोखा दिया। उसके बेटा मुअज्जम और आजम ने विद्रोह कर दिया, जिससे उसका साम्राज्य ढह गया। उसने सत्ता पलट की डर से 1687 में अपने ही बेटे को कैद कर लिया। उसके सेनापतियों ने उसकी आदर्शों की अवहेलना शुरू कर दी थी क्योंकि ये जानते थे कि वह युद्ध हार रहा है। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में अपने साम्राज्य को बिखरते हुए देखते हुए उनकी मृत्यु हो गई। फाइनली उनके मृत्यु के 10 वर्षों के भीतर मुगल साम्राज्य ढह गया, जबकि मराठा भारत की प्रमुख शक्ति बन गया है। लोगों को उसकी मरने से पहले ही लिखे अपने वसीयतनामा पत्र को पढ़ना चाहिए। वो वसीयतनामा पत्र पढ़ने लायक भी है। मराठों के बारे में और औरंगजेब की अंतिम पत्र में उन्हें पूरी तरह से बस में करने की असमर्थता पर गहरी निराशा और खेद व्यक्त किया गया है कि जिसमें उसने विलाप किया था कि उसकी लापरवाही के कारण दुष्ट शिवाजी महाराज के जिक्र किए भागने की उन्हें अपने जीवन के अंत तक मराठा से लगातार लड़ने के लिए मजबूर किया। अनिवार्य रूप से मराठा वालों के खिलाफ एक लंबे और असफल संघर्ष को स्वीकार किया। अगर इसके बाद भी कोई औरंगजेब को मराठा के सामने बलवान और महान बताता है तो यह इसकी नादानी नहीं तो और कुछ भी नहीं कह सकता है। आज कुछ समूह द्वारा औरंगजेब का महिमा मंडन करना ऐतिहासिक सत्य के साथ पूरा अन्याय है। ये कथा कि वो एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक था। उसके शासन काल में हुई अपार डिस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करता है। प्रगतिशील नीतियों के जरिए भारत को एकीकृत करने का लक्ष्य रखने वाला शासकों के विपरीत औरंगजेब की असहिष्णुता, अत्यधिक युद्ध और धार्मिक कट्टरता ने केवल विभाजन और विनाश को जन्म दिया। जो लोग औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं वो भी भारत में उन्हें उसकी अत्याचार के ऐतिहासिक साक्ष्य को स्वीकार करना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि उसका शासनकाल न्याय के बजाय अत्याचार का था। औरंगजेब के खिलाफ प्रतिरोध की असली विरासत शिवाजी महाराज और मराठा जैसे हस्तियों की है, जिन्होंने मुगल आधिपत्य को खत्म किया और एक अधिक बहुलवादी और स्वतंत्र भारत की नींव रखी। औरंगजेब का महिमा मंडन करने के बजाय उसके शासनकाल को वास्तव में वैसा ही पहचानना जरूरी है जैसा कि वो था। ये बार बार कह रहा हूं, धार्मिक असहिष्णुता, साम्राज्यवादी अतिक्रमण से कैसे चिन्हित पतन किया हुआ उस समय का जो दौर था उसको बोलना चाहिए। इतिहास को एक सबक के रूप में काम करना चाहिए जो हमें कट्टरता और दमनकारी शासन के परिणामों की याद दिलाता है। औरंगजेब के साम्राज्य का अंतिम पतन उनके लोगों के रेजिलांस का प्रमाण था, जिन्होंने अत्याचार का विरोध किया था और उनकी विरासत को उस शासन काल की तुलना में कई अधिक याद किया जाना चाहिए और उसका जश्न मनाना चाहिए जिसने अपने साम्राज्य के विनाश के बीज बोए थे। आखिर ये भारत है और इतिहास जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले।
5000 पहले से इस देश की इतिहास, इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति को विकसित एक वो कुत्सित मानसिकता वाले लोग कितना प्रयास कर दिया, मुगलों ने कितना प्रयास कर दिया, क्या कुछ उखाड़ पाए उन्होंने? उन्होंने झूठ जरूर बेचा, लेकिन ये जो महान राष्ट्र है भारत है, जो हमारा महान संस्कृति है, उसको ना किसी ने टच कर पाया है, ना टच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मुनि और ऋषियों की देश है। यहाँ धर्म की स्थापना होता है, यहाँ अधर्म की कोई स्थान नहीं है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रही है और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करें।